एक ऐसी कहानी जहां बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर चल रही होती है एक ऐसी जंग जो किसी को दिखाई नहीं देती। क्या हो अगर तुम्हारे इर्द गिर्द सब लोग हों, लेकिन फिर भी तुम खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करो? जब दिमाग थक जाता है और दिल सुनाई नहीं देता, तब इंसान ऐसे फैसले लेता है जो किसी ने सोचे भी नहीं होते। फिल्म का नाम है स्वॉलो। कहानी की शुरुआत होती है एक अमीर आदमी की सक्सेस पार्टी से। वो अपने फैमिली बिजनेस को नए मुकाम तक ले गया है। उस पार्टी में उसकी पत्नी हंटर भी मौजूद है, बाहर से मुस्कुराती हुई, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेली। शादी के बाद से ही हंटर का जीवन ठहर सा गया था। उसकी सास, ससुर और पति सभी बिजनेस में इतने डूबे हुए थे कि घर में उसके लिए बस दीवारें और सन्नाटा बचा था। वो अपना समय काटने की कोशिश करती, कुकिंग, स्केचिंग, वीडियो गेम्स, लेकिन अकेलापन उसका पीछा नहीं छोड़ता। दिन भर उसे सिर्फ एक चीज का इंतजार होता, पति रिची का। लेकिन जब रिची घर आता, तब भी वो हंटर की बातों में रुचि नहीं लेता, फोन में बिजी या फिर थका हुआ। हंटर को वो प्यार और ध्यान नहीं मिला जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर एक दिन एक बड़ी खबर मिलती है, हंटर प्रेग्नेंट है। खुशी के मारे उसकी आंखें भर आती हैं। वो फौरन ये खुशखबरी रिची को बताती है। रिची भी खुश होता है और एक फैमिली डिनर प्लान करता है। डिनर पर सब लोग इस न्यूज से खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हंटर अपनी प्रेगनेंसी से जुड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है, रिची के पापा बीच में बात काट देते हैं और फिर से बिजनेस टॉपिक शुरू कर देते हैं। एक बार फिर हंटर को अनदेखा कर दिया जाता है। इस बार उसने गुस्से में डाइनिंग टेबल पर रखी बर्फ को उठाया और खाने लगी। उसकी बर्फ चबाने की आवाज सबको चुभने लगी, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि ये आवाज उसकी चुप्पी की चीख है। रिची की मां ने उसे समझाया और उन्होंने सोचा कि ये सब उसकी प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, लेकिन असल वजह थी हंटर का अंदर से टूटना। अगली सुबह रिची की मां हंटर को उसके डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए एक किताब देकर जाती है। हंटर के मन में उम्मीद थी कि शायद कोई उनके पास रुके, उनसे बात करे, लेकिन अब वो भी चली गई थी। हंटर उस किताब को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, अगर आप अपने भीतर की खालीपन से लड़ना चाहते हैं तो हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपने पहले कभी न किया हो। इस एक लाइन ने हंटर को भीतर तक झकझोर दिया और अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार आया। वो उठी और एक मार्बल बॉल निगल ली। हैरानी की बात यह थी कि ऐसा करने के बाद उसे एक अजीब सी राहत मिली, एक सुकून जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कुछ देर बाद जब रिची घर लौटा, उसने देखा कि हंटर आज बहुत ज्यादा खुश लग रही है, पहले से भी कहीं ज्यादा। जब रिची ने वजह पूछी तो हंटर मुस्कुराई और बोली, आज मैंने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और मुझे खुद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। रिची ने पूछा, आखिर किया क्या? लेकिन इस बार हंटर ने झूठ बोल दिया। अगली सुबह हंटर को एक और अजीब हरकत करते देखा जाता है। वो बीते दिन निगली गई मार्बल बॉल को अपने स्टूल से निकालती है और उसे संभाल कर रख लेती है। अब जब एक तरफ हंटर अपने अकेलेपन से पहले ही जूझ रही थी, वही अब रिची की मां ने भी उससे निजी सवाल पूछने शुरू कर दिए। तुम पहले क्या करती थी? तुम्हारी फैमिली कौन है? हंटर एक मिडिल क्लास परिवार से थी और अपनी सच्चाई बताते हुए थोड़ा झिझक रही थी। जब उसने सब बताया तो रिची की मां ने टिप्पणी कर दी, तो तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ा मौका था शादी करके ऐसी जिंदगी में आ जाना। लेकिन यही बात हंटर के दिल में चुभ गई। उसे अपनी जिंदगी अधूरी और बेरंग लगने लगी थी। वो फिर से टूटने लगी। उसे अपनी भावनाओं को दबाना था, इसलिए उसने घर की सफाई करनी शुरू कर दी। तभी वैक्यूम क्लीनर में एक नुकीला थंब टैग मिला। वो जानती थी कि ये खतरनाक है, फिर भी उसे खाने का मन हुआ। उसने उसे मुंह में डाला, लेकिन वो उसकी जीभ में चुभ गया। फिर भी दिन भर वो उसी के बारे में सोचती रही। आखिरकार उसने जोश में आकर वो थंब टैग निगल लिया।
वो धातु का टुकड़ा उसकी पूरी फूड पाइप को काटता हुआ भीतर चला गया। उसके शरीर के भीतर हिस्से जख्मी हो गए, लेकिन फिर भी हंटर को एक गहरी तसल्ली महसूस हो रही थी, जैसे दर्द ने उसके खालीपन को भर दिया हो। हंटर के घर पर एक छोटी सी पार्टी चल रही थी। रिची और उसके दोस्त नीचे मस्ती कर रहे थे। हंटर को भी बाहर जाना था, लेकिन तभी उसके पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया। ऐसा दर्द जो भीतर तक चीर दे। वो जैसे तैसे वॉशरूम पहुंची और वही कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। जैसे ही वो नीचे बैठी, उसके शरीर से एक अजीब सी चीज बाहर आई, थंबटैग। लेकिन इसके साथ जो निकला वो था खून, बहुत सारा खून। दर्द असहनीय था, लेकिन हंटर ने खुद को संभाला और किसी के आने से पहले ही सारा खून साफ कर दिया, ताकि किसी को कुछ पता न चले, यहां तक कि रिची को भी नहीं। थोड़ी देर में रिची का एक दोस्त आता है और हंटर को मां बनने की बधाई देता है। बातचीत के दौरान वो स्वीकार करता है कि इस पार्टी में वो बहुत अकेला महसूस कर रहा है और हंटर से पूछता है, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं? हंटर हामी भर देती है, लेकिन यहां जो बात सबसे ज्यादा महसूस होती है वो ये कि जितना गले लगाना वो लड़का चाहता था, उससे कहीं ज्यादा हंटर चाहती थी कि कोई उसे अपने सीने से लगा ले। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन भीतर एक तूफान था। दिन बीतते गए और हंटर का बर्ताव अब एकदम बदल चुका था। वो अजीब चीजें निगलने लगी, सेल बैटरीज, कांच के टुकड़े, सेफ्टी पिन, यहां तक कि पेड़ों की पत्तियां और कीले। इन चीजों को वो अपने शरीर से बाहर निकालने के बाद संभाल कर रखती, जैसे वो कोई ट्रॉफी हो, कोई जीत का सबूत। कुछ दिन बीत जाते हैं और हंटर, मुख्य किरदार, अपने सामान्य प्रेगनेंसी चेकअप के लिए अस्पताल जाती है। अल्ट्रासाउंड करते समय डॉक्टर्स को कुछ बहुत ही चौंकाने वाला नजर आता है। शिशु तो पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन उसके गर्भ में एक ऐसा अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट भी मौजूद है जो किसी भी सामान्य स्थिति में वहां नहीं होना चाहिए। डॉक्टर स्थिति को गंभीर मानते हुए तुरंत इमरजेंसी सर्जरी का फैसला लेते हैं। सर्जरी शुरू होती है और डॉक्टरों की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती है। हंटर की आंतों से सेफ्टी पिन, कंचे, कील और न जाने कितने अजीबोगरीब सामान एक एक करके निकाले जाते हैं। डॉक्टर्स अब समझ जाते हैं कि ये कोई आम मामला नहीं है। हंटर एक गंभीर मनोवैज्ञानिक बीमारी से जूझ रही है, पाइका डिसऑर्डर, जिसमें इंसान को ऐसी चीजें खाने की तीव्र इच्छा होती है जो खाने लायक नहीं होती। जब हंटर का पति रिची ये सब सुनता है तो वो क्रोधित हो उठता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी पत्नी ऐसा कर रही है। वो उसे घर वापस लाता है, लेकिन अब वो हर वो चीज हटाने लगता है जो खाई जा सकती है, जैसे कागज, धातु, नुकीली चीजें। उसे नहीं पता था कि हंटर किसी भी हद तक जा सकती है। इधर रिची के माता पिता भी बेहद परेशान हैं। उनका फोकस अब हंटर से ज्यादा होने वाले बच्चे पर है, इसलिए कि एक वो प्रसिद्ध साइकेट्रिस्ट की मदद लेते हैं। साइकेट्रिस्ट हंटर से पूछती है, तुम्हें ये सब निगल कर क्या महसूस होता है? हंटर का जवाब चौंकाने वाला होता है, जब मैं इन चीजों को मुंह में रखती हूं तो मुझे सुकून मिलता है। उनकी बनावट, टेक्सचर मुझे अच्छा लगता है। साइकेट्रिस्ट समझ जाती है कि हंटर ने ये आदत छोड़ी नहीं है। वो रिची को सारी सच्चाई बता देती है। अब रिची उसे हर वक्त निगरानी में रखने के लिए एक बॉडीगार्ड रख लेता है, जो 24 घंटे उसकी हर हरकत पर नजर रखेगा, ताकि वो फिर से कुछ खतरनाक न निकले। और जब बॉडीगार्ड घर में आता है तो हंटर की मानसिक स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। उसके अंदर की बेचैनी, घुटन और चिढ़ और भी गहरी होती जाती है। वहीं दूसरी तरफ गार्ड को भी हंटर का ये अजीब व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अक्सर नाराज, परेशान और चुपचाप रहता है। उसके मन में ये सवाल उठते हैं कि इतने बड़े आलीशान घर में रहने के बावजूद, हर सुविधा होने के बावजूद हंटर क्यों मानसिक रूप से टूट रही है? क्या इंसान धन दौलत और सुविधाओं के बीच भी खुश नहीं रह सकता? बॉडीगार्ड हर पल हंटर पर नजर रखता है, फिर भी
हंटर चुपचाप बाथरूम में जाकर कुछ ऐसा निगल जाती है जो शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। कुछ ही दिन बाद घर में एक बर्थडे पार्टी रखी जाती है। हंटर और स्किल मिलकर एक शानदार जश्न का आयोजन करते हैं। उस दिन हंटर ने पूरे दिल से मेहमानों से मिलना जुलना शुरू किया, जो कि उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। लेकिन खुशी का ये मुखौटा जल्द ही टूट जाता है। पार्टी के दौरान कई लोग उसकी अजीब खाने की आदत, पाई का डिसऑर्डर को लेकर बातें बनाने लगते हैं। वो सब हंसते हैं, बातें करते हैं और हंटर के दर्द को तमाशा बना देते हैं। हंटर गुस्से से फट पड़ती है और रिची से कहती है, क्या जरूरत थी सबको मेरी बीमारी के बारे में बताने की? रिची सफाई देता है, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कर रहा था। लेकिन हंटर की भावनाएं इतनी आहत हो चुकी थी कि उस रात वो रिची से माफी मांगने के लिए कह देती है। अब आता है अगला दिन। थेरेपिस्ट फिर से हंटर से मिलने आती है। इस बार हंटर को बात करके बहुत सुकून मिला, जैसे वो पहली बार खुद को हल्का महसूस कर रही हो, क्योंकि वो बस बात करना चाहती थी, अपनी अंदर की सच्चाई किसी को सुनाना चाहती थी। थेरेपिस्ट के जाने के बाद हंटर बगीचे में चली जाती है और पौधों को पानी देने लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन उसे उकसाने लगता है। मिट्टी खाने का ख्याल उसे फिर से सताने लगता है, लेकिन इस बार वो अपने आप पर काबू रखती है। जैसे ही वो हाथ धोने वॉशरूम जाती है, अचानक उसे कुछ सुनाई देता है। रिची उस थेरेपिस्ट को पैसे दे रहा होता है ताकि वो हंटर की हर बात उसे बता सके। ये सुनकर हंटर का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर जाती है, पैनिक करने लगती है। क्या क्या बताया होगा थेरेपिस्ट ने? ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते, लेकिन वो किसी के सामने कुछ नहीं जताती। वो चुपचाप खुद को बेड के नीचे छुपा लेती है, जैसे खुद से भी छुपना चाहती हो। गार्ड उसे ढूंढते हुए आता है और उसकी हालत देखकर उसका दिल भी पसीज जाता है। वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप उसका कंधा थाम लेता है और पास ही लेट जाता है। शायद पहली बार किसी ने उसे समझा बिना शब्दों के। कुछ घंटों बाद जब हंटर की आंख खुलती है तो गार्ड को वही सोया हुआ पाती है। वो अब बाहर निकल आती है, लेकिन अंदर का गुस्सा अब भी सुलग रहा होता है। उसी गुस्से के आवेग में उसका मन फिर से अजीब चीजें खाने को करता है। वो बेतहाशा अलमारियां खंगालती है और इस बार उसे एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है और वो उसे निगल जाती है। लेकिन ये एक और खतरनाक मोड़ ले लेता है। स्क्रू ड्राइवर उसके गले में अटक जाता है। उसकी सांसें रुकने लगती है, अजीब आवाजें निकलने लगती हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। ये आवाजें सुनकर गार्ड दौड़ता है और तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है। हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन होता है। गले से स्क्रू ड्राइवर को निकाला जाता है। खुशकिस्मती से उसका बच्चा सुरक्षित रहता है। अब रिची और उसकी फैमिली को हंटर से ज्यादा चिंता उस अजन्मे बच्चे की हो गई थी। उन्हें डर था कि कहीं हंटर की मानसिक हालत उनके होने वाले पोते पोती को नुकसान न पहुंचा दे। इसीलिए उन्होंने एक कठोर फैसला लिया। हंटर को एक ऐसी मानसिक स्वास्थ्य संस्था में भर्ती किया जाएगा जहां 24 घंटे उस पर नजर रखी जाएगी। उनका मानना था कि ऐसा करने से बच्चा सुरक्षित रहेगा और उसके जन्म के बाद हंटर को आजादी मिल जाएगी। लेकिन हकीकत में वो दोबारा उसी कैद में धकेली जाने वाली थी। हंटर शुरुआत में तैयार नहीं थी, लेकिन रिची ने उसे धमकी दी, अगर तुम इन कागजों पर साइन नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इस धमकी के आगे हंटर को झुकना पड़ा। अब हंटर का गार्ड, जो पहले सिर्फ एक निगरानी करने वाला था, अब उसकी तकलीफ और भावनाओं को समझने लगा था। उसे अब हंटर की हालत देखकर वाकई में अफसोस होने लगा था। अगले दिन पूरा परिवार और गार्ड हंटर को अस्पताल छोड़ने के लिए रवाना होते हैं। लेकिन तभी हंटर अचानक ये कहकर वापस घर की ओर भागती है कि उसे अपना चार्जर लेना है। गार्ड भी उसके पीछे दौड़ता है और यहीं पर वो एक बड़ा राज देखता है। हंटर दरअसल भागने की कोशिश कर रही थी। इस बार गार्ड के दिल में हंटर के लिए कुछ बदल गया था। उसने किसी को कुछ बताने की बजाय
पहली बार हंटर को आजाद होने का मौका दिया। बाकी सब लोग जब घर के अंदर आए तो गार्ड ने उन्हें गुमराह किया। हंटर दूसरी दिशा में भाग गई है। थोड़ी ही देर बाद हमें दिखाया जाता है कि हंटर जंगल के रास्ते से भागते हुए एक सुनसान होटल में पहुंचती है। वहां पहुंचते ही वो सबसे पहले होटल के बाहर की मिट्टी को बड़े अजीब तरीके से इकट्ठा करती है, जैसे उसमें कोई गहरी चाहत या जुनून छुपा हो। फिर वो होटल के अंदर एक कमरा बुक करती है और उसी मिट्टी को खाने लगती है, जैसे अपने भीतर की घुटन और दर्द को मिट्टी में दबा रही हो। कुछ समय बाद वो अपने पति रिची को फोन करती है। उसकी आवाज में एक ठहराव तो होता है, पर साथ ही एक तूफान भी। वो कहती है, मैं वहां से निकल चुकी हूं, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं ये बच्चा भी सिर्फ तुम्हारी वजह से रखना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं था, और अब जब तुमने मुझे तलाक की धमकी दी है तो सच कहूं, मुझे अब ये बच्चा भी नहीं चाहिए। उसकी बातें सुनकर रिची अंदर से टूट जाता है। वो तुरंत उसे मनाने की कोशिश करता है, प्लीज ऐसा मत करो, जिद छोड़ो और घर वापस आ जाओ। तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई हुनर नहीं है। इस बेरहम दुनिया में तुम अकेले नहीं टिक पाओगी। तुम्हें मेरी जरूरत है। लेकिन हंटर अब वो हंटर नहीं रही। उसने अब खुद को समझ लिया है, और यही समझ उसे आगे बढ़ने का साहस देती है। वो कॉल काट देती है। उस रात वो मिट्टी खाते हुए और टीवी देखते हुए अकेले कमरे में बैठी रहती है। लेकिन पहली बार वो खुद के साथ होती है। अगले ही दिन वो लड़की होटल छोड़ देती है। अब वो थक चुकी थी, खुद से, अपने हालातों से और उन खामोश तकलीफों से जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। वो अपनी मां को कॉल करती है और पहली बार खुलकर अपने दिल का बोझ उतार देती है। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। क्यों वो इतनी कमजोर है? क्यों वो बार बार टूट जाती है? पर उसे ये भी एहसास था कि ये सब अभी से नहीं हो रहा। ये दर्द, ये खालीपन उसके बचपन से है, जब उसका असली पिता, उसका बायोलॉजिकल फादर, उसे और उसकी मां को छोड़कर चला गया था। मां बहुत धार्मिक थी, शायद इतनी कि एक पल को वो सोचने लगती कि अगर मां इतनी कट्टर न होती तो शायद वो इस दुनिया में आती ही नहीं। वो पुराने जख्म आज फिर से हरे हो चुके थे, और इस बार उसने ठान लिया था कि वो अपने असली पिता से मिलकर ही रहेगी। एक जवाब चाहिए था, एक क्लोजर। मां से जबरदस्ती पता निकालकर वो उनके घर पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि किसी की बर्थडे पार्टी चल रही है। दरअसल ये उस आदमी के बेटे, यानी उसके स्टेप ब्रदर की बर्थडे पार्टी थी। सब लोग उसे एक अनजान मेहमान समझ रहे थे। किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। उन्हें लगा शायद ये उसके बेटे की किसी दोस्त की मां है। लेकिन तभी वो सबके सामने कह देती है, मैं मेहमान नहीं हूं, मैं तुम्हारी बेटी हूं। ये सुनकर उसका पिता सन्न रह जाता है। वो उसे एक तरफ ले जाकर चुपचाप पूछता है, तुम यहां क्यों आए हो? लेकिन अब हंटर चुप नहीं थी। इस बार सवाल उसने किया, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? अगर छोड़ना ही था तो फिर मेरी मां के साथ थे ही क्यों? उसका पिता कुछ पल के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, हाँ, ये मेरी ही गलती थी। उस वक्त मैं अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था, और इसी घमंड में मैंने तुम्हारी मां के साथ बहुत बुरा किया। लेकिन जब उसी जुर्म में मैंने जेल में 7 साल काटे, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि असली ताकत क्या होती है। सच्चाई को स्वीकार करना और अपने गुनाहों को मानना। अब जब वो दोनों बातें कर रहे थे, तब उन पलों में गहराई थी। वो आदमी भावुक हो गया था। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसे अपने किए पर पछतावा है, शर्मिंदगी है। यही वजह थी कि वो कुछ भी कहे बिना चुपचाप वहां से निकल जाती है। अब उसके पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं थी, न मां का घर, न रिची का रिश्ता। वो पूरी तरह अकेली थी। लेकिन अब उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था, अपनी शर्तों पर। वो एक डॉक्टर से अबॉर्शन का पिल लेती है और एक पब्लिक वॉशरूम में वो खुद से वो निर्णय लेती है, कठिन मगर जरूरी। उसने ये समझ लिया था
कि वो अभी किसी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है और किसी नए जीवन को उसी दर्द से गुजरते देखने से बेहतर था कि वो ये चक्र वही रोक दे। अपने पिता से हुई बातचीत ने उसकी सोच बदल दी थी। अब वो एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी, आत्मविश्वास के साथ। और फिल्म वही समाप्त होती है जब वो हंटर को दिखाती है कि उसने अपने जीवन की लगाम खुद थाम ली है। कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी यही होती है, खुद को चुनना उस दुनिया में जो बार बार तुम्हें तोड़ती है। स्वीकार करना, छोड़ना और खुद से प्यार करना, ये तीनों ही कदम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होते हैं। हर औरत की अपनी आवाज होती है, जरूरत होती है बस उसे सुनने और समझने की।